ओके, तो चैनल के पहले वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे अवतार दी वे ऑफ वाटर के बारे में। भाई साहब, दिस इज पीक फ्रिकिंग सिनेमा। अगर इसे सिनेमा कहते हैं ना, तो दुनिया में बाकी जितने भी सिनेमा मेकर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी राइटर हैं, जितने भी शो रनर हैं, वो सबको तो भाई अभी फिलहाल के लिए ना पायरेसी का सीढ़ी बेचने चाहिए, वो भी गली के नुक्कड़ मार। वो बड़े बड़े नीले जीव, वो लंबे लंबे अंडर वाटर सिक्वेंसेस, वो हरे भरे जंगल और वो ओवर द टॉप एक्शन, येट बिलीवेबल। भाई साहब क्या था वो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जेम्स कैमरॉन कोई डायरेक्टर है ही नहीं, वो बंदा है एक साइंटिस्ट। वो कभी हमें स्टोरी बेचना ही नहीं चाहता था, उसका कभी ये मकसद था भी नहीं कि मैं लोगों को एक अच्छी सी कहानी दिखाऊं। उसका मकसद हमेशा से यही था कि लोगों को देगा वो एक्सपीरियंस, प्योर सिनेमा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये सिनेमा इतना प्योर है कि इसे एक बार देख दो तो रियल लाइफ की जिंदगी भी भाई तुम उसके आगे फीका ही पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जिस सनसेट को मैं हर शाम को देख के ये सोचता था कि वाह क्या सीन है, आज उसी सनसेट को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये थोड़ा डिसैचुरेटेड तो नहीं हो गया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस पेंडोरा की दुनिया का हरता करता विधाता और सृष्टि करता है बस एक ही इंसान, और वो हैं जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने सिर्फ प्यार और लगन से नहीं बल्कि खुद के मेहनत से हर एक धागे को मानो इस तरह से पिरोया है कि अगर कोई भी देखे तो बस यही कहे वाह, मास्टरपीस। पर उस सबसे पहले मैं हूं चिकन स्टार और आपका स्वागत है हमारे गैंग में। कहानी टेक प्लेस करती है अवतार 1 के 13 साल बाद की, और इंट्रो में ही जोई सल्डाना के आवाज में जो गाना हमें सुनाया गया है एज एन इंट्रो, दी सॉन्ग कॉल्ड। भाई साहब, वो गाना सुन के हमें ये पता चल जाता है कि मूवी आगे जाकर कितनी इमोशनल होने वाली है। खैर 13 साल बाद हम ये देख सकते हैं कि अपना जैक सली 4 बच्चों का बाप बन चुका है, कर्नल को एक नया अवतार मिल चुका है और हमेशा की तरह वो हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ धो के जैक सली के पीछे पड़ चुका है। और इसी जद्दोजहद में यानी कि इसी भागम भाग में जैक सली और उसके परिवार को उमाटिकाया कबीला छोड़ के तट वाले कबीला यानी कि मेटकाइना कबीले में जाकर शरण मांगना पड़ता है। और क्योंकि अपना जैक सली तोरुक मखदूत होता ही, तो जाते जाते वो इस तरह से तो उमाटिकाया वालों को अपाहिज करके जा नहीं सकता था, तो उसने तोरसेर को नया लीडर बनाया उमाटिकाया कबीले का। और फिर आगे कुछ तू में होने के बाद जो मेकाइना कबीले के सरदार हैं यानी कि हमारे तोनोवारी, वो आखिरकार जैक सली के फैमिली को शरण में रख ही लेते हैं। पर वो कहते हैं ना कि दुनिया इतनी गोल है कि अगर तुम सीधे भी चलते जाओ एक दिन आके उसी जगह पे तुम पहुंच जाओगे जहाँ से तुम एक बार शुरू किए थे। तो इसी तरह से अपना जैक सली और कर्नल का फिर से भिड़न हो जाता है, और इस बार जैक सली पूरी तरह से कोशिश करता तो है कर्नल को मारने का, पर अपना कर्नल ठहरा कॉकरोच, फिर बच जाता है। खैर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहानी को बहुत ही बुरी तरह से खींचा जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के फ्रेंचाइजी के साथ जहाँ पर हम देख सकते थे कि हर एक मूवी का विलन कहीं ना कहीं से मेगाट्रॉन बन ही जाता था। इसी वजह से पूरी स्टोरी लाइन का भांग भटूरा हो गया और ऑडियंस का दिमाग का भूसड़ा हो गया, और लगे हाथ स्टूडियो ने भी मारा रिबूट, और माँ कसम वो भी सॉफ्ट लिया। इसी वजह से कुछ लोग का ये भी मानना है कि अवतार 2 की कहानी अवतार 1 से भी काफी बुरी है, जो कि खुद अपने सक्सेस के हिसाब से काफी मीडियोकर थी। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके 3D में इतना कुछ पैसा खर्च करके उसका सिनेमा देखने गए थे, ना कि उसका स्टोरी। पर हाँ, अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने के बाद मीठा खाना भला किसको ही नापसंद होगा। तो हाँ, मैं भी इस आइडिया के साथ ओपन हूँ ताकि दूसरे पार्ट में यानी कि तीसरे पार्ट में कहानी में थोड़ा कुछ इंप्रूव हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। खैर अगर इस स्टोरी के बकचोदी से थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे बस फिल्म से एक ही शिकायत है, और वो है म्यूजिक। ना, यह मत सोचना कि इसकी म्यूजिक अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि क्लाइमेक्स में जब उसका बेटा मरा, जैक सली का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है तेतेयाम, और उस समय जो फ्यूनरल का म्यूजिक था वो काफ़ी हार्ड हिटिंग था। मेरे लिए मूवी तो काफ़ी भारी बन चुकी थी, पर बैटल में यानी कि जो ओवर द टॉप एक्शन हो रहे हैं, पर फिर भी उसे देखकर हमें यकीन हो रहा है उस सारे एक्शन सीन में जो भी उन्होंने म्यूजिक यूज किया वो मुझे उतना थोड़ा हार्ड हिटिंग नहीं लगा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं जिस सिनेमा थिएटर में गया था वहाँ का साउंड सिस्टम अच्छा नहीं था, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हर एक सीन में जब भी कुछ वाइब्रेशन होता था तो वो भाई सीट तक आती थी। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं 200 रुपये में ना 4DX का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। पर सारे जितने भी गिले शिकवे हैं बस वो एक ही जगह पे आके ना सब कुछ खत्म हो जाती है, और वो है विजुअल। भाई साहब, बंदा ने इस हिसाब से काम किया है ना कि क्या ही बताऊं। पहले पार्ट में मूवी जो थी पूरी की पूरी 60 FPS में शूट हुई थी, पर उस समय शायद इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा था कि बहुत सारे कन्वर्जन नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए दूसरे पार्ट में उन्होंने 60 FPS की जगह पे 48 FPS को चूज किया। और वो भाई दिखता है हर एक सीन में ना, जो स्मूथनेस है रियल लाइफ में इंसान भी उतना स्मूथनेस नहीं दिखा सकते। हम रियल लाइफ में भी हाथ अगर हिलाएंगे तो जितना स्मूथनेस रहेगा उससे कहीं ज्यादा तो बंदा कंप्यूटर में बैठ के CGI में कर लिया। वो उनके एक्सप्रेशन के हिसाब से अपने कान ऊपर नीचे होना, रिंकल्स आना, आंख बंद या खोलना, आंख के आगे जो रोशनी है उसका टिमटिमाना, मानो ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ये मूवी देखने के बाद मुझे असल दुनिया भी काफी फीकी फीकी सी लग रही है। पहले पार्ट में हमने जितने भी कैमरा वर्क्स देखे थे उससे कहीं ज्यादा क्रेजी तो यहाँ पे हो रहा है। मतलब कि जेम्स कैमरॉन ने कैमरा को इस हिसाब से मूव किया है कि मानो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ना फिजिकली कैमरा लेके ना शूट किया गया है इन कैमरा, ना कि कोई VFX या SFX या CGI किया गया है। और कहानी अपने फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर्स को
के काफी सारे पैरेलल्स ड्रॉ करती है भाई। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखा है या फिर मान लो मूवी देखने के 2 या 3 दिन पहले ही देखा है, तो तुम खुद सिनेमा थिएटर में ना जब ये मूवी देख रहे होगे बहुत सारे पैरेलल खुद ही ड्रॉ कर लोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दर्शाती है ये बात कि हम मूवी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, यानी कि सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली हम उन कैरेक्टर को जानते हैं, वो आगे क्या करेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, इन सब के बारे में तो आने वाले दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जो कि रिव्यू होगा अवतार का एज अ सिनेमा, जिसे कि आप लोग सिनेमेटिक रिव्यू भी कह सकते हैं आई गेस। पर अभी के लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अभी तक, क्योंकि अभी मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो गया है शायद, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाइए, बिना कोई झिझक के जाइए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना अच्छी स्क्रीन में देखिए, 3D में देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, जिन दोस्तों के साथ आप मूवी को एंजॉय करते हैं, जिन्हें थ्योरी सुनना पसंद है, जो कि सिनेमा को पसंद करते हैं। मान लीजिए जैसे कि स्क्रीन पे कोई चीज चल रहा है तो वो डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, के साथ जाइए, ताकि आप ऑन स्क्रीन ना चीजें डिस्कस कर सके। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने एक दोस्त के साथ गया था और भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो भी खुद एक पॉप कल्चर कम्युनिटी का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन सच बात कहूँ तो विजुअल्स ऐसे थे ना कि हम दोनों भी खो जा रहे थे बीच बीच में, मानो कि ऐसा लग रहा था कि पूरे थिएटर में हम अकेले ही बैठे हैं, क्योंकि कुछ आवाज था ही नहीं, हर कोई ना मतलब खो गया था विजुअल्स में। तो हाँ, बस इतना ही था, क्योंकि अगर मैं बोलते रहूंगा तो शायद पहले वीडियो में ही मुझे बहुत सारी गाली मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बस हाँ, आज की वीडियो में यही रखते हैं, और अगली वीडियो जो आएगी, जो कि 2-3 दिन के अंदर ही जाएगी, उसमें हम अवतार का एज अ सिनेमैटिक रिव्यू करेंगे, और उस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। और बताना अगर आप लोगों का कोई सजेशन है कि हम कैरेक्टर एनालिसिस करें या फिर साइकोलॉजी एनालिसिस करें, या फिर मान लीजिए कि कोई रेट्रो रिव्यू ऐसा कुछ करे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जाके मैं कैरेक्टर एनालिसिस भी करूँ, और कैरेक्टर एनालिसिस में सबसे मेरा पहला कैरेक्टर जो होगा वो तो खैर वो आने वाले वीडियो में बात कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या दैट्स इट, गो एंजॉय द मूवी। सायोनारा, जय हिंद।